हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी पर स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे और जिसको हमने आधा डिस्कस कर लिया था। मतलब हमने इसके आपको यहाँ पे 3 पार्ट बताए थे, 4 पार्ट बताए थे, एक फोक्शन था। पहला जो पार्ट था आयन स्रोत, उसके बारे में हम यहाँ प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। और हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था फिल्टर। फिल्टर में भी 3 फिल्टर होते हैं। एक होता है ऊर्जा फिल्टर, दूसरा होता है संवेग फिल्टर और तीसरा होता है वेग फिल्टर। तो फिल्टर के अंतर्गत हम ऊर्जा फिल्टर को डिस्कस कर चुके थे और आगे जो हम पढ़ेंगे आज संवेग फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सीधे हम संवेग फिल्टर पे चलते हैं। संवेग फिल्टर, तो देखो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है संवेग फिल्टर। अब देखो, ऊर्जा फिल्टर से जो आयन हमें प्राप्त होते हैं उनकी ऊर्जा तो समान होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण, जितने भी आयन हैं उनका द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण उनका संवेग क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अतः समान संवेग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उन आयनों को संवेग फिल्टर से गुजारते हैं। तो यहाँ पे यही हम देखेंगे। तो संवेग फिल्टर में क्या है कि ऊर्जा फिल्टर से बाहर आने वाले आयनों की ऊर्जा तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण उनका संवेग क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो समान संवेग प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको संवेग फिल्टर से गुजारते हैं। तो यही लगभग संवेग फिल्टर की परिभाषा हो जाएगी। अतः वह फिल्टर जिसके द्वारा समान संवेग वाले आयन प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संवेग फिल्टर कहते हैं। तो संवेग फिल्टर की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होती है। एक कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या की एक बेलनाकार नली होती है। कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या की एक बेलनाकार नली होती है जिसके अंदर पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है और इधर से आयंस को इसके अंदर एंटर कराया जाता है। तो एक बार इसकी जो डायग्राम है उसके बारे में देख लेते हैं। संवेग फिल्टर कैसा होता है कि इस फिल्टर में वर्ताकार चाप वाली बेलनाकार नली में चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। इस फिल्टर में वर्ताकार चाप वाली बेलनाकार नली में चुंबकीय क्षेत्र को काम में लिया जाता है। जब आयन फिल्टर में प्रवेश करते हैं तो उन पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगता है। इस त्रिज्य बल के कारण धनावेशित आयनों का जो पथ है वो कैसा हो जाता है? वर्ताकार हो जाता है। और निर्गत स्लिट Q से वे ही आयन बाहर निकलते हैं जिनका संवेग क्या होता है? समान होता है। क्योंकि नाम ही संवेग फिल्टर है तो इससे जितने भी आयन आपको मिलेंगे सभी का क्या होगा? संवेग समान होगा। तो देखो, संवेग फिल्टर के लिए अभिकेंद्रीय जो बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होगा। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे कोई भी कण वर्ताकार पथ में गति करता है तो केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल mv²/r जो है वो चुंबकीय बल QV क्रॉस B होता है फॉर्मूला। और V और B परपेंडिकुलर हैं तो VB cos 91 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट QVB लिख दिया है। तो mv²/r बराबर QV, तो QV से V कैंसिल हो जाएगा तो mv बराबर QRB, ये रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है उसमें खास। संवेग फिल्टर है उसमें हमने बोला है कि ऊर्जा फिल्टर से बाहर आने के बाद में जो आयनों की ऊर्जा तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण संवेग क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। अतः वह फिल्टर जिसके द्वारा समान संवेग वाले आयन प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संवेग फिल्टर कहते हैं। अब उसके बाद में ये डायग्राम था, आप इसको
मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको आराम से बना सकते हैं। फिर हमने इस समवेग फ़िल्टर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है, एक वर्ताकार चाप वाली एक बेलनाकार नली होती है जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र को काम में लेते हैं। जब आयन फिल्टर में प्रवेश करते हैं तो उन पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय बल लगेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, आयनों का जो पथ है वो वर्ताकार हो जाता है और स्लिट Q से वही आयन निकलते हैं जिनका क्या होता है, संवेग समान होता है। बस ये छोटी सी बात आपको लिखनी है। और देखो इसमें जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या काम में लेंगे, क्योंकि वर्ताकार पथ में गति कर रहा है आयन, तो अभिकेंद्रीय जो बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है खास। वहाँ पे इससे पहले जो हमने ऊर्जा फिल्टर में पढ़ा था उसमें अभिकेंद्रीय जो बल था mv²/r वो विद्युत बल QE के बराबर हो जाता है। बस यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो चुंबकीय बल काम में लेंगे। इसके बाद में लास्ट जो फिल्टर है वो वेग फिल्टर है। तो वेग फिल्टर की परिभाषा तो आपके दिमाग में आई गई होगी कि वह फिल्टर जिसके द्वारा समान वेग वाले आयन प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वेग फिल्टर कहते हैं। वेग फिल्टर में क्या होता है, समान वेग वाले आयन प्राप्त किए जाते हैं। अब वेग फिल्टर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, एक चैम्बर है जिसके अंदर 2 प्लेटें हैं। ये जो प्लेट है ये तो नेगेटिव चार्ज पे है और ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज पे है। और इसके चैम्बर के अंदर ही परपेंडिकुलर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया जाता है। तो मतलब जो वेग जो फिल्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम में लिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी काम में लिया जाता है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोबारा से, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यही चीज़ फिर से देखते हैं हम। देखो इस फिल्टर में आयन पर लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। मतलब वेग फिल्टर जो होगा उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम में लिए जाते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि दोनों को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को संतुलित करें, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर दें। इस फिल्टर में वे ही कण बाहर आ सकेंगे जिनके लिए विद्युत बल बराबर चुंबकीय बल हो। मतलब वे ही आयन, मतलब जैसे ये कोई आयन आपने ले लिया, अब इस पे लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जिस आयन पे ये दोनों बल बराबर लग जाएंगे ना वही इससे बाहर निकल पाएगा इस ऊर्जा फिल्टर से। और जिसमें मान लो विद्युत बल ज़्यादा हो गया और चुंबकीय बल कम है, तो वो आयन जो है वो इसी के अंदर टकरा के रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस फिल्टर से वे ही आयन या कण बाहर आ सकेंगे जिनके लिए विद्युत बल और चुंबकीय बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये रिलेशन आ जाएगा QE बराबर QVB। ये तो चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, सॉरी ये तो विद्युत बल होता है और ये चुंबकीय बल होता है। तो E/B का जो रेशियो है वो वेग के बराबर होगा। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे हम इसी यूनिट में, तब आपको ये रिलेशन वहाँ पे पूछा गया है कि वेग फिल्टर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो आपको ये याद रखना है E/B जो है वो वेग के इक्वल होता है। और अन्य वेग वाले आयन जो है असंतुलित बल के कारण क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाएंगे और वहीं पे गिर जाएंगे। कहने का मतलब वो वेग फिल्टर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है वो है फोक्सन। इसको थर्ड पॉइंट दे देते हैं। पहला हो गया ऊर्जा फिल्टर, दूसरा होगा पहला होगा आयन स्रोत, दूसरा हो गया फिल्टर में भी हमने 3 फिल्टर पढ़े थे, ऊर्जा फिल्टर, संवेग फिल्टर, वेग फिल्टर। चौथा जो है वो है फोक्सन। फोक्सन में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को आयन यहाँ पे चाहिए, तो मैं फोक्सन की हेल्प से इसको घुमा के किसी भी डायरेक्शन में आयनों को एक जगह केंद्रित कर सकता हूँ। जैसे इधर से चाहे यहीं पे लाना है तो मैं ऐसे फोक्सित करूँगा,
तो फोक्सन में क्या होता है, आयनों को विशेष दिशा में ले जाने वाली जो युक्ति है वही क्या कहलाती है, फोक्सन कहलाती है। मतलब कोई विशेष दिशा में वो आपको उत्तर में मोड़ना है आयनों को, तो आप क्या करोगे, फोक्सित करोगे, फोक्सन करोगे उनका। दक्षिण में मोड़ना है आयनों को, मतलब कोई भी विशेष दिशा में आपको आयनों को लेके जाना है तो हम उसका क्या करेंगे, फोक्सन करेंगे। लास्ट जो है हमारा रिकॉर्डिंग चैम्बर या अभिलेखन कक्ष। अब अभिलेखन जो कक्ष होता है ना, जैसे आपने एक्सरे निकलाई होगी कभी आपके हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पे जो एक्सरे होता है ना उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, जहाँ पे आप एक्सरे प्राप्त करते हैं। तो अभिलेखन कक्ष में भी एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो देखो एक बार अभिलेखन कक्ष के बारे में देखते हैं। इसमें आयनकारी पदार्थ से युक्त फोटोग्राफिक प्लेट होती है। इस पर आयन टकराते हैं, मतलब इस फोटोग्राफी जो रिकॉर्डिंग चैम्बर है ना उसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पर आयन टकराएंगे। इसमें आयनकारी पदार्थ से युक्त एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। इस पर आयन टकराते हैं तो आयनों का स्पेक्ट्रोग्राफ बनता है। जैसे आपने एक्सरे में नहीं देखा, वो उसमें आयन को टकराने से तो आपकी जैसे बॉडी का कोई भी पार्ट दिखाई देता है, वैसे ही आयन्स उसके टकराएंगे ना फोटोग्राफिक प्लेट के, तो वहाँ पे उसका जो डायग्राम बनेगा, जैसे एक्सरे है वो भी एक स्पेक्ट्रोग्राफ है, तो उसका क्या वहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ बनता है। अब देखो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है कि प्लेट को विक्षिप्त करने के बाद रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। मतलब जैसे आयंस को आप वहाँ से हटाओगे तो उसके बाद में जो फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखाएं प्राप्त होंगी उनको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब जैसे ये कोई एक्सरे मान लेते हैं, जैसे 1 AMU मास के जितने भी एटम है ना वो यहाँ पे आ गए, 2 AMU मास के जितने भी एटम वो वहाँ पे आ गए, 3 AMU मास के जितने भी एटम वो वहाँ पे आ गए, 4 AMU मास के जितने भी एटम वो यहाँ पे आ गए, 5 AMU मास के जितने भी एटम वो यहाँ पे आ गए, 6 AMU मास के। तो देखो यहाँ पे ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जमा हो रहे हैं। तो ये जो फोटोग्राफिक जो प्लेट है, जैसे इस पे आयन जमा होने के बाद में जो हमें जैसे एक्सरा है उस हिसाब से दिखाई देगी ये। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अब रेखाओं के मध्य दूरी आयनों के द्रव्यमान के समानुपाती है। बहुत अच्छी बात इसने कही है कि जैसे इन दोनों के बीच में दूरी कम है तो इसका द्रव्यमान का जो अंतर है ना वो कम है। तो मतलब रेखाओं के मध्य दूरी आयनों के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो मतलब इनके मध्य दूरी ज़्यादा है तो इनके अंदर जो द्रव्यमान का जो अंतर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दूरी बढ़ने पर उनका द्रव्यमान जो है ना वो भी मतलब चेंज होता जाएगा। तो रेखाओं के मध्य दूरी आयनों के द्रव्यमान के क्या होगी, समानुपाती होगी। और इनके मध्य द्रव्यमान को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो परमाणु का द्रव्यमान जो हम ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, इन रेखाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन से। जैसे यहाँ पे 1 AMU 2 AMU ऐसे, जैसे ये इतनी दूरी पे है तो इसका कितना हो सकता है, उस हिसाब से हम रेखाओं के मध्य परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए रेखाओं के मध्य जो दूरी है या इसके मध्य तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब बहुत अच्छा समझ में आ सकता है कि किस हिसाब से हम तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरा आपका द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हमारी आपसे गारंटी है कि मतलब हम यहाँ पे संपूर्ण जो सलेबस है, चाहे BSc फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सारे को यहाँ पे हम कवर कराएंगे विद न्यूमेरिकल। तो आप बिल्कुल भी न घबराएं, बस अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएं जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, जिससे हमें मतलब एक तरह से मोटिवेशन भी मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।